स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के तीसरे चैप्टर यानी हम लोग रियल नंबर और बहुपद ये कर चुके हैं। तो अब हम लोग का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण इनके यानी हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उनको हम लोग बनाते हैं और इनमें हम सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट देने की प्रयास करेंगे। जब हम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर हम लोग सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण इनके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, चर होता क्या है, चर के बारे में अगर हम बात करें, चर क्या होता है यानी वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है कि वह राशि जिसका मान बदले, वह राशि जिसका मान बदले। कोई राशि अगर उसका मान बदल रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं चर। जैसे हम कहते हैं कि x, y, z, s, t ये हमारा चर है, यानी ये सब हमारा क्या है, चर है। इसको हम चर के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो x का जो मान होगा, या देखिएगा क्या होगा, x का जो मान होगा कहीं पे 2 आ जाएगा, कहीं पे x का मान -2 भी आ सकता है, x का मान 1/2 भी आ सकता है। तो इसी वजह से चर का मतलब होता है जिसका मान अलग अलग जगह पे अलग अलग आए। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा, इसी को हम लोग समझने वाले हैं। अब देखिए, इसमें दो चर आएगा, या तो x आ जाए या y आ जाए। यहाँ पे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण जब भी बात करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक आएगा x और एक आएगा y। एक क्या आएगा, x और एक आएगा y। एक चर ये हो गया, एक चर ये हो गया, इसीलिए एक और एक कितना हो गया, दो चर। अब इसमें रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसके ऊपर केवल एक घात होता है। कितना घात होता है, एक घात होता है, उसको रैखिक कहा जाता है। अब चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लिखे आपके सामने, तो इसको कहा जाता है ax + by + c बराबर में 0। ये c जो है आपका नियतांक है। c क्या है, नियतांक है। नियतांक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका मान ना बदले। जैसे कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, ये आपका क्या है, ये आपका नियतांक हो जाएगा। यानी c की जगह पे कोई डिजिट होगा, कोई नंबर होगा, यानी उसका मान बदलने वाला नहीं है, उसका मान बदलने वाला नहीं है। तो चलिए अब अगर हम देखें तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक ही समीकरण से आप हल नहीं ढूंढ सकते हैं, उनके लिए चाहिए दो समीकरण। जब दो समीकरण रहेगा तब उनसे हम जो है हल निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको समीकरण 1 मानेंगे, और दूसरा जो समीकरण मानेंगे उनके लिए हमको क्या करना होगा कि a को 1 मान लीजिए और b को 1 मान लीजिए और c को भी 1 मान लीजिए। और दूसरा समीकरण जब बनाएंगे तो a2 कर लीजिए, x b2 कर लीजिए, y और c2 कर लीजिए और बराबर में 0। ये आपका जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो समीकरण है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये दो रेखा का समीकरण है। किसका है, दो रेखा का समीकरण। यानी दो रेखा, एक रेखा ये हो गया जिसका नाम a1x + b1y और c1 बराबर में 0 है, बराबर में क्या है, 0 है। एक दूसरी रेखा ये है जिसका नाम a2x + b2y + c2 बराबर में 0 है। यानी ये दो रेखा का समीकरण है। यानी रेखा 1, अगर हम इसको L कह दें, ये L और M, L और M क्या है, रेखा है, L और M क्या है, रेखा है। अब आप बताइए इनका हम समीकरण, यानी इस समीकरण से हमको हल निकालेंगे। अब मान लीजिए कि ये जो हमारा बोर्ड है ये आपका एक प्लेन है। क्या है, एक प्लेन है, समतल है। इस समतल में अगर दो रेखाओं को छोड़ दिए, कहीं भी छोड़ दिए, तो उसमें क्या क्या कंडीशन आ सकती है। अगर हम किसी प्लेन में दो रेखा को छोड़ दिए, एक रेखा ये है जिसको हम L करें, एक रेखा ये है जिसको हम कहते हैं, है ना, M कहते हैं। इसको जो हम छोड़ते हैं तो इनसे दो बात बन सकती है, यानी सॉरी 3 बात बन सकती है। पहला बात तो ये बनेगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाके टकरा जाए। क्या हो जाए, एक दूसरे से टकरा जाए। जब एक दूसरे से L और M टकरा जाता है, कहीं और ना कहीं एक बिंदु पे मिलता है, जब टकराएगा किसी न किसी एक बिंदु पे मिलेगा, तब इस रेखा का नाम जो होता है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा।
अब देखिए एक दूसरे से टकरा गया यानी मिल गया, क्या एक दूसरे का विरोध किया? नहीं किया। जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है एक दूसरे का विरोध नहीं करता है, जब नहीं करता है तो अविरोधी रेखा भी कहलाता है। इसको अविरोधी, है ना, क्या कहते हैं इसको? अविरोधी रेखा भी कहा जाता है। विरोध या अविरोधी आप रेखा दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अविरोध है ना, या विरोधी, जो भी अविरोध बोलिए या अविरोधी रेखा भी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। अब देखिए जब हम दो रेखाओं को किसी प्लेन में छोड़ दिए तो पहला कंडीशन ये बन रहा है कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा, एक जगह पे काटा इसलिए इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, और जो है ये विरोध नहीं कर रहा है तो इसको अविरोधी कहेंगे। अविरोधी का मतलब जो विरोध नहीं करता है, और एक दूसरे से मिला है इसीलिए इसको हम संगत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संगत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संगत रेखा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों बात आप समझ चुके होंगे। पहला कंडीशन तो ये निकल गया कि पहला बात क्या है, ये रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो आप देख रहे हैं दो रेखा, ये जो हम दो रेखा को हम प्लेन में छोड़े, अब दूसरा ये हो कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच ना करे, कहीं भी टच ना करे आप, है ना, इस तरह से हो, है ना, एक दूसरे से यानी टच करेगा ही नहीं, यानी बराबर ही चलता चला जाए। जब बराबर ही चलता चला जाएगा इसको कहते हैं हम लोग समांतर रेखा। क्या कहते हैं? समांतर रेखा, यानी एक दूसरे से टच ही ना करे, समांतर रेखा, इसको क्या कहते हैं? समांतर रेखा। अच्छा ये बताइए, जब समांतर रेखा होगा क्या एक दूसरे का ये विरोध किया कि नहीं किया? यानी एक दूसरे का ये विरोध किया, ये विरोध जब किया तो एक साथ नहीं हुआ, अगर विरोध नहीं करता तो एक साथ हो जाता। अब विरोध कर रहा है इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है। जो एक दूसरे का विरोध होते हैं वो अलग ही रहते हैं, तो इसको हम विरोधी रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी रेखा। इसको क्या कहते हैं? विरोधी रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जब ये विरोधी रेखा है तो क्या एक दूसरे से कहीं मिला? नहीं मिला। जब नहीं मिला तो हम कहेंगे उसको असंगत, यानी असंगत रेखा भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असंगत रेखा भी कहा जाता है। तो हम दो बात जाने कि अगर किसी प्लेन में दो रेखा को छोड़ दें, पहला कंडीशन तो ये होता है कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा, काटेगा तो प्रतिच्छेदी कहलाएगा, और वो विरोध नहीं करेगा यानी वो विरोधी रेखा भी कहलाएगा, और दोनों मिल रहा है तो संगत रेखा भी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी ये जो है ये आपको ग्राफ बता रहे हैं, ज्यामितीय आकृति बता रहे हैं, और ये जो इनके सारे यानी प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं। अगला देखिए, अगर हम तीसरी रेखा के बारे में बात करें, चलिए तीसरी रेखा के बारे में अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो तीसरी रेखा क्या हो सकता है कि अगर हम इस प्लेन में जो छोड़े, पहला तो एक दूसरे से कट यानी एक दूसरे से मिल गया, कट किया, प्रतिच्छेदी हो गया। दूसरा क्या था कि दोनों एक साथ ही निकल रहा है, यानी एक साथ ही चल रहा है, जैसे ट्रेन का पटरी एक दूसरे से कहीं नहीं मिलता, इस तरह से यानी चल रहा है, तो ये आपका समांतर हो गया। अब तीसरा ये हो सकता है कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर हो जाए, यानी ये आपका पहला रेखा है, ठीक है, ये एल है, यहाँ पे क्या था, ये एल था, ये एम था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका मान लीजिए एल है, अब आपका जो एम है वो कैसा होगा, देखिए एम जो है इसी पे होगा, एम जो होगा इसी पे होगा, मान लीजिए एम भी इसी के ऊपर चले, ये इसी के ऊपर सेम टू सेम चले, है ना, तो एल और एम अगर एक ही साथ हो जाए, एल और एम एक ही साथ हो जाए, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, एल और एम एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ हो, यानी एक दूसरे के साथ ही चले, चिपक कर चले, तो उसको कहते हैं संपाती रेखा। क्या कहते हैं? संपाती रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? संपाती रेखा। अगर ये संपाती रेखा है तो एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं आश्रित रेखा। आश्रित रेखा भी कहते हैं। आश्रित का मतलब एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आश्रित रेखा कहते हैं। ये आश्रित रेखा भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आश्रित रेखा कहलाएगा। अच्छा बताइए, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, सटा हुआ है, जब सटा हुआ है तो इसको हम संगत रेखा भी कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत रेखा भी कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत रेखा। क्या कहेंगे इसको? संगत रेखा भी कहेंगे। चलिए एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं। पहली बात तो हम देख लिए कि जब ये रैखिक समीकरण है तो इसमें दो समीकरण होगा। दो समीकरण क्या होता है? दो रेखा का समीकरण होता है। अब अगर ये दो रेखा को किसी प्लेन में, किसी समतल में छोड़ दिया जाए तो इसका तीन कंडीशन होगा। पहला कंडीशन तो ये होगा कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो टच कर जाएगा, टच कर जाएगा,
तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे से टच हो रहा है यानी सहमति से, यानी विरोध नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको अविरोधी रेखा भी कहते हैं। और एक दूसरे से मिल रहा है इसलिए संगत रेखा कहते हैं। दूसरा है कि अब ये दोनों रेखा एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, यानी बिल्कुल समांतर चलेगा, है ना, एक दूसरे के यानी पैरेलल चलेगा, तो इसी को हम कहते हैं समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा है यानी एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब एक दूसरे से यानी क्या है, विरोध कर रहा है, इसलिए इसको हम विरोधी रेखा भी कहते हैं। और जब एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं तो इसको हम असंगत रेखा कहेंगे। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि ये दोनों रेखाएं यानी एल और एम जो है एक दूसरे के ही ऊपर होगा। जब एक दूसरे के ऊपर होगा तो इसको हम कहते हैं संपाती रेखा। और संपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर है तो इसको आश्रित रेखा भी कहते हैं। और एक दूसरे से हर एक बिंदु पे टच कर रहा है इसको संगत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो आपका रेखा है, ठीक है, जहां इसमें कुछ हल होते हैं यानी इसके जो है गणितीय निरूपण जब देखेंगे तो इसका हल होता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि इसमें कितना हल होता है, किसमें कितना हल होता है, तो इनको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए जैसे ये प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा में केवल एक हल होते हैं। क्या होते हैं? केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? केवल एक हल। क्या ये कलर आपको दिख रहा है ना? क्या होते हैं? केवल एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? केवल एक हल। केवल एक हल को हम लोग अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यानी करेंगे मतलब जो है x और y का जो मान आएगा केवल एक ही मान आएगा, x का भी एक मान आएगा, y का भी एक ही मान आएगा। किसमें? प्रतिच्छेदी में, क्योंकि वो एक ही जगह पे मिला है तो एक ही हल होगा। अब बताइए समांतर रेखा में क्या कहीं पे मिला है? नहीं मिला, ये कहीं पे मिला ही नहीं है तो कहेंगे इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये किसी जगह पे मिला ही नहीं, किसी भी स्थान पे नहीं मिला, तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाइए संपाती। संपाती में देखेंगे हर एक जगह पे यानी ये क्या है ना, एक दूसरे के संग है, एक दूसरे के संग हर एक जगह पे एक दूसरे को टच कर रहा है, इसीलिए इसका जो होता है अनेक हल होता है। कितना क्या होता है? अनेक हल, या इसी को कहा जाता है अपरिमित रूप से, है ना, अनंत हल या अनेक हल। अनंत हल भी कह सकते हैं इसको, अनंत हल भी कह सकते हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए, यानी हम लोग समझ गए कि इसका नाम क्या होगा, है ना, इस रेखा का क्या क्या नाम होगा, इसके कितने यानी हल हो सकते हैं ये भी हम लोग जान गए। अब देखिए क्योंकि दो समीकरण है तो इनके अनुपात क्या होंगे, अनुपात को भी जान लीजिए। तो जो आपका यानी संगत रेखा होता है इसका अनुपात होता है कि पहला रेखा और दूसरा रेखा का हम अनुपात कर रहे हैं, यानी a1/a2, यानी a1/a2 ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर a1/a2 ये बराबर नहीं होगा b1/b2 के। यानी इनके अनुपात है, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो हम अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा कि a1 जो होगा ये a2, है ना, a1/a2 ये बराबर नहीं होगा b1/b2 के। याद रखिएगा b1/b2 के बराबर नहीं होगा। इसमें देखिएगा जो आपके यानी समांतर होते हैं, जो आपके समांतर होते हैं इसमें क्या होगा कि a1/a2 ये बराबर होगा b1/b2 के। ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के, c1/c2 के ये बराबर नहीं होंगे, यानी a1/a2 ये बराबर होंगे b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर बिल्कुल नहीं होंगे, यानी c1/c2 के बराबर बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं संपाती में। संपाती में क्या होता है कि a1/a2 ये बराबर होगा b1/b2 के, और ये बराबर होंगे फिर c1/c2 के। तो याद रखिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2, ये तीनों बराबर होते हैं संपाती में। ठीक है, इसमें जो होगा समांतर में जो होगा a1/a2 ये बराबर होंगे b1/b2 के, लेकिन b1/b2 जो है ये बराबर नहीं होंगे c1, है ना, c1/c2 के। अब यहाँ आ जाइए प्रतिच्छेदी में, इसमें क्या है a1/a2 जो होगा, a1/a2 होगा ये बराबर नहीं होंगे b1/b2 के, यानी a1/a2 ये बराबर नहीं होंगे b1/b2 के। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जितनी भी इसमें यानी थ्योरम वाली बात थी, जितनी भी यानी कॉन्सेप्ट वाली बात थी, हम आपको यहाँ बता चुके हैं। ठीक है, इसको एक बार दो बार आगे पीछे करके आप जरूर समझें। अगर आप अच्छे से समझ गए तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आप अगले
यानी अब आ जाते हैं हम लोग सवालों के ऊपर। ठीक है, सवालों के ऊपर आएंगे, अब उनको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इतनी बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल बड़े ही इत्मीनान से देखेंगे और यकीन जाने कि जब हम ये सारे सवाल को कर चुके होंगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस यानी जग चुका होगा और ऐसे सवालों को आप चुटकी में बना पाएंगे। सवाल बहुत ही सरल तरीके से बताने जा रहे हैं और बड़े ही इत्मीनान से आप देखिए और जो चीज़ आपको लगे कि हाँ ये है आप उन्हें नोट कर लें। मेरा तो मानना यह है कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे आप उसे नोट करें और बार बार ऐसे सवालों को हल करें ताकि आप इसको और आसान है ना बना सके। चलिए आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखिए, सवाल को पढ़ेंगे फिर सवाल को समझेंगे और समझने के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कहाँ से हम सवालों को हल कर सकते हैं, ये सारी बातें कर है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, क्या है देखिए जिसको हम घेर दिए ना उस पर हम लोग बात करेंगे। क्या है, असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। सबसे पहली बात तो असंगत यानी दे दिया है, असंगत है। क्या है, युग्म क्या है, असंगत है। जब असंगत था तो आपको बताए थे कि दो रेखा एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगी, है ना, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगी। तो ये रेखा जो होती है असंगत होती है। ये रेखा क्या होती है, असंगत होती है। तो इसको किस किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसको कहते हैं समांतर रेखा। किस नाम से, समांतर रेखा। पहला तो हो गया समांतर रेखा। जो समांतर रेखा होता है, क्या क्या ये दोनों के बीच सहमति है, बिल्कुल नहीं है, सहमति नहीं है, यानी विरोध में है। कैसे में, विरोध में। अगर विरोध में नहीं रहता तो एक दूसरे को कट करता, लेकिन ये क्या है, एक साथ चल रहा है यानी विरोध में। इसलिए समांतर रेखा को हम लोग विरोधी रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विरोधी रेखा भी कहा जाता है, विरोधी रेखा। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, विरोधी रेखा भी कहा जाता है। और ये विरोधी रेखा होने के कारण ये आपके क्या है, असंगत रेखा है। क्या है, असंगत रेखा है, याद रखेंगे, असंगत रेखा है, याद रखिएगा, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब ये असंगत रेखा है तो इनके अनुपात क्या हो जाएंगे, इनके अनुपात आपको बता चुके हैं कि इसका जो अनुपात होता है वो होता है A1/A2। ठीक है, ये बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के। ये बात आप याद रखेंगे। इनके हल के बारे में अगर हम बात करें कि इनके हल क्या होंगे, तो इनका हल जो होगा, कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं। अब ऐसा क्यों है, कोई हल क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों रेखा एक दूसरे से अलग है। जब एक साथ होगा, कहीं ना कहीं टच करेगा, बात बनेगी, तभी तो यानी आपके हल निकलेंगे। ये आपका हल होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया था असंगत रेखा। तो असंगत रेखा को हम क्या क्या कर सकते हैं, समांतर रेखा या विरोधी रेखा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, समांतर रेखा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी बात आपको बता रहे हैं ये सभी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिए क्या करा है, बड़े इत्मीनान से समझेंगे हम लोग। कहता है यदि रेखाएं समीकरण युग्म संगत हो, क्या हो, संगत हो। तो संगत किस किस कंडीशन में आपको हम बताए थे, वो सारे कंडीशन को हम पहले यहाँ पे देखते हैं। कि जब प्लेन में हम किसी समतल में दो रेखा को छोड़े थे तो हम बोले थे कि एक दूसरे को वो टच करेगा, कहीं ना कहीं टच करेगा, और एक बिंदु पे अगर टच कर रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं इसको। ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है, क्या एक दूसरे का विरोध किया, अगर एक दूसरे का विरोध करता तो एक साथ होता ही नहीं, मिलता ही नहीं। इसका मतलब ये विरोध नहीं कर रहा है, इसी को हम कहते हैं अविरोधी रेखा। क्या कहते हैं, अविरोधी, ठीक है, रेखा। ये क्या है आपका, अविरोधी रेखा है। जब ये अविरोधी रेखा हो गया तो यानी एक दूसरे से मिला, यानी टच किया। जब टच किया तो इसी को हम लोग संगत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या आपका संगत में है। क्या है, ये जो रैखिक समीकरण के जो युग्म है वो क्या है, संगत है। अब इनके अनुपात देख लीजिए। अनुपात क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का अनुपात होता है A1/A2। ये बराबर नहीं होता है B1/B2 के। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, A1/A2 ये बराबर नहीं होगा B1/B2 के। इनके हल के बारे में बात करें कि गणितीय निरूपण क्या होंगे, तो इनके हल अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, या इसी को कहते हैं केवल एक हल। क्या कहते हैं इसी को, दूसरा नाम है इसका केवल एक हल। क्या होता है, केवल एक हल होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात का। ठीक है, एक मिनट। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पे अगर हम लोग ध्यान दें,
हाँ पहले इनको तो समझ ले। हाँ तो ये हो गया, यानी कहने का मतलब जो है आपके प्रतिच्छेदी रेखा हो गए। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा में हम सारी बात बता चुके हैं। अब देखिए संगत में एक और आता है कि जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर हो। पहली रेखा ये हो गया, दूसरी रेखा जो है देखिए, दूसरी रेखा हम यहाँ पे लेके आपको दिखा रहे हैं। दूसरी रेखा इसी रेखा के ऊपर होगा, क्या होगा, इसी रेखा के ऊपर होगा। इसी रेखा के ऊपर अगर हम दूसरी रेखा भी खींच दे तो देखिए ये एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर क्या है, चिपका हुआ, एक दूसरे के ऊपर है। जब एक दूसरे के ऊपर होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं संगत रेखा। क्या कहते हैं, सॉरी संपाती रेखा भी इसको कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती रेखा। अब एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर है, इसीलिए इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है आश्रित रेखा। इसको आश्रित रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आश्रित रेखा, यानी आश्रित रेखा भी कहा जाता है। अब याद रखिएगा ये जो आपके संपाती रेखा है यानी आश्रित रेखा है, इनको ये दोनों एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, इसीलिए इसको संगत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको संगत रेखा भी कहा जाता है। अब ये संगत रेखा है तो इसका अनुपात क्या होगा, इसका जो अनुपात होगा, इनका अनुपात होता है A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में C1/C2। तो याद रखिएगा जो आपके संपाती रेखा होते हैं वो तीनों आपस में बराबर होते हैं। और इनके हल के बारे में अगर हम बात करें कि इनके कितने हल होंगे, इनके हलों की संख्या क्या होगा, तो अनगिनत हल होंगे, अनगिनत, जिसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, अनगिनत होंगे, या इसी को अनेक हल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनेक हल कहते हैं, या इसी को हम लोग अनंत हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत हल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो संपाती होते हैं, जो संपाती रेखा होते हैं वो आश्रित रेखा भी कहलाते हैं, वो संगत रेखा होता है। और यहाँ पे कहा था कि संगत हो, तो संगत दो कंडीशन में है कि पहला तो वो प्रतिच्छेदी हो, दूसरा कह रहा है कि वो आपका क्या हो, संपाती हो। तो संपाती और जो आपके प्रतिच्छेदी दोनों होते हैं, तो आपका ऑप्शन जो होगा देखिए डी आपका सही होगा कि प्रतिच्छेदी और संपाती जो होते हैं वो संगत रेखा होते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करेगा, या तो ऐसे टच करे या ऐसे टच करे, लेकिन टच करेगा। ठीक है, तीसरा तो बता दिए थे आपको कि ये आपका समांतर रेखा, और समांतर रेखा एक दूसरे से टच करेगा ही नहीं तो वो असंगत रेखा हो जाएगा। और यहाँ पे असंगत रेखा के बारे में बात नहीं किया था, संगत के बारे में बात किया था, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो अगला सवाल कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म का आलेख क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो चलिए प्रतिच्छेदी रेखा का जो आलेख है हम आपको बता चुके हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा का आलेख कैसा होता है। यानी एक रेखा ये है जो कि हम आपको एल करके बताए थे, दूसरी रेखा एक और ले लेते हैं, और दूसरी रेखा देखिए ये है, ये एक दूसरे को क्या किया है, कहीं ना कहीं टच किया है, और एक ही जगह पे टच किया है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं इसको, प्रतिच्छेदी रेखा। अब जो प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या एक दूसरे का विरोध किया, अगर विरोध करता तो एक दूसरे से मिलता ही नहीं, जिसका मतलब ये अविरोधी रेखा है। क्या है, वो विरोधी रेखा है। ठीक है, और एक दूसरे से यानी मिला है, इसीलिए इसको संगत रेखा भी कहेंगे। क्या कहेंगे, संगत रेखा कहेंगे। अब इसका अनुपात जो होता है संगत रेखा का A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, और इनके जो हल होते हैं अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, याद रखेंगे, यानी एक हल, केवल एक हल। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, एक हल। क्या दिया है, एक हल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी, तो हल कितने होंगे, केवल एक हल, यानी अद्वितीय हल को ही केवल एक हल हम लोग कहते हैं, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख भी रहे होंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो उनके लिए आपको घबराना नहीं। क्यों, क्योंकि हमें जब कॉन्सेप्ट के साथ सवाल पढ़ने के लिए मिल रहा है तो आप उन्हें पूरा देखें और पूरा समझने की कोशिश करें। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि रेखिक समीकरण युग्म का आलेख जो है कैसा है, समांतर रेखा है। याद रखिए कैसा रेखा बता रहा है, समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसा होता है, तो ट्रेन के पटरी के जैसा, ट्रेन के पटरी के जैसा, यानी समांतर रेखा। ये एक रेखा है और इसी रेखा के समांतर दूसरी भी रेखा होगा, दूसरी रेखा भी इसी के समांतर होगा। देखिए इसी को कहा जाता है समांतर रेखा, यानी एक दूसरे के साथ ये मिलेगा ही नहीं। ये दोनों रेखा को आप बढ़ाते चले जाइए, एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलेगा। इसी को कहा जाता है समांतर रेखा। क्या कहा जाता है, समांतर रेखा। ठीक है, और समांतर रेखा एक दूसरे का विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है तभी एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको विरोधी रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरोधी रेखा।
विरोधी रेखा कहा जाता है। ठीक है, जब हम विरोधी रेखा के बारे में बात कर लिए तो ये एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, जब नहीं मिलेगा तो संगत होगा नहीं, इसीलिए इसको कहा जाता है असंगत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर अनुपात देखें तो ये क्या होता है, A1/A2 ये बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के। जब ये एक दूसरे से मिला ही नहीं तो इसका कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल, ठीक है, नहीं, कोई हल नहीं, इसका कोई हल होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होंगे, यानी इनके कितने हल होंगे, यानी कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, रेखिक समीकरण युग्म का आलेख संपाती रेखाएं हो, कैसा हो, संपाती रेखाएं हो तो हल होंगे। तो संपाती रेखा का मतलब होता है एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर टच करना। अब मान लीजिए मेरा ही ये दोनों हाथ है, अगर इसको करें तो हर एक पॉइंट पे आप देख रहे हैं टच कर रहा है, जब हर एक जगह पे टच कर रहा है तो बताएंगे इनके कितने हल होंगे। यानी ये रेखा एक दूसरे के ऊपर है, एक ये रेखा हो गया, दूसरा रेखा भी है। अब देखिए ये रेखा भी इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर है, देखिए एक दूसरे के ऊपर ये रेखा है, तो हर एक पॉइंट पे यानी टच कर रहा है। यानी कहने को तो जब हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो क्या आप इसे गिन सकते हैं कि कितनी यानी कि इनके हल होंगे, कितनी बार टच कर रहे हैं, जितना बार टच करेगा उसका हल की संख्या उतना होगा। तो हर एक पॉइंट पे यानी टच कर रहा है और हम इसे गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इस रेखा को संपाती रेखा कहते हैं, पहले इनको जान लीजिए, संपाती रेखा कहते हैं। और संपाती रेखा जो होता है एक दूसरे के ऊपर होता है, इसीलिए इसको आश्रित रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको आश्रित रेखा कहा जाता है। ठीक है, आश्रित रेखा कहा जाता है, और ये एक दूसरे से यानी टच कर रहा है तो इसीलिए इसको संगत रेखा भी कहेंगे। अब इनके जो कहने का मतलब अनुपात होंगे, ये इनके अनुपात तीनों आपस में बराबर होते हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बराबर होते हैं, एक हर एक पॉइंट पे इसको यानी टच कर रहा है, इसीलिए इनके अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, गिनत हल या अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, या आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा अनंत हल, अनंत हल। तो जो भी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा उनके साथ हम लोग जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, कोई हल नहीं, एक हल, दो हल और अनगिनत हल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल याद रखिएगा, अद्वितीय हल के बारे में बोला है, वाला युगपत रेखिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए अद्वितीय हल वाला, अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक हल, केवल एक हल का मतलब है कि दोनों रेखा कहीं एक ही जगह पे कट करेगा, एक ही जगह पे कट करेगा। जब एक ही जगह पे कट करेगा तो उसी रेखा को तो हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं उसको, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रतिच्छेदी रेखा। और जो प्रतिच्छेदी रेखा, इसका मतलब क्या विरोध किया एक दूसरे का, विरोध नहीं किया है तभी तो मिला है, विरोध नहीं किया इसीलिए इसको कहेंगे अविरोधी रेखा, अविरोधी रेखा कहेंगे। ठीक है, अविरोधी रेखा। और इनके जो अनुपात होते हैं, यानी ये संगत रेखा भी कहलाता है, याद रखिएगा संगत भी कहलाता है क्योंकि एक दूसरे से मिला है। अब देखिए एक ही जगह पे मिला है ना, और इनके जो अनुपात होंगे A1/A2 ये बराबर नहीं होंगे B1/B2 के। ठीक है, और उसके बाद इसका जो हल होंगे, हल कितने होते हैं, केवल एक हल। क्या होते हैं, केवल एक हल होते हैं। क्या होते हैं, केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में पूछा है कि ये विरोधी है, अविरोधी, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या है, अविरोधी है। क्या है, अविरोधी, क्योंकि विरोध किया ही नहीं। विरोध अगर करता तो फिर ये दोनों अलग अलग रहता, दोनों एक दूसरे से मिला है, इसीलिए इसको कहते हैं अविरोधी। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7। चलिए क्या करा यहाँ पे कि कोई हल नहीं, क्या है, कोई हल नहीं, इस बात पे आपको ज्यादा फोकस करना है ना। वाला रेखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं, जिसका कोई हल नहीं होता है वो रेखिक समीकरण का जो युग्म है उसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे। तो आपको बताए थे कोई हल तब नहीं होता है जब आपस में ये दोनों ना मिले। जब ये दोनों आपस में ना मिले तो इसी को कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, कहने का मतलब इसका कोई हल नहीं। जब नहीं मिलेगा तो कोई हल नहीं, ऐसी रेखा को हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं इसको, समांतर रेखा कहते हैं, समांतर रेखा। अब समांतर रेखा एक दूसरे का क्या, ये
विरोध कर रहा है या नहीं कर रहा है, विरोध कर रहा है, तभी तो एक साथ नहीं है। तो इसीलिए इसको कहते हैं विरोधी रेखा। क्या कहते हैं इसको, विरोधी रेखा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, विरोधी रेखा। ठीक है, अब विरोधी रेखा कहता है ये एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, जब नहीं मिल रहा है तो ये असंगत होगा, यानी असंगत रेखा के नाम से भी ये जाना जाता है। और इनके अनुपात जो होंगे A1/A2 ये तो बराबर होंगे B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे C1/C2 के। अब बताइए इनके कितने हल होंगे, क्या ये कहीं पे मिला है, कहीं पे नहीं मिला है, तो कहेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब देखिए यहाँ पे दिया था कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं वाले को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं या विरोधी रेखा कहते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में विरोधी, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यानी हमारा आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है यदि रेखिक समीकरण युग्म का अनगिनत हल हो, कितना हो, अनगिनत हल हो, यानी अनंत हल हो, ठीक है, तो वह कहलाता है। जिसका अनंत हल होता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो अनगिनत हल के लिए आपको बताए थे, जब एक ही रेखा पे दूसरी रेखा चिपका हुआ होता है, एक ही रेखा पे दूसरी रेखा, इसी पे एल है और इसी पे क्या है, एक एम भी है, यानी दो रेखा एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ है। ठीक है, जब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ है, इसी को कहते हैं हम लोग संपाती रेखा। क्या कहते हैं, संपाती रेखा। और जो संपाती रेखा होता है उसी को हम लोग आश्रित रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रित रेखा कहते हैं। ठीक है, आश्रित रेखा कहते हैं। और आश्रित रेखा जो होते हैं वो क्या, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हो जाएंगे आश्रित रेखा। और आश्रित रेखा एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ है, हर एक जगह पे चिपका हुआ है, इसीलिए इसको हम संगत रेखा कहते हैं। और ये जो संगत रेखा है ना, संगत रेखा है, इनके जो अनुपात होते हैं वो होते हैं A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में C1/C2, यानी ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब इनके हल के बारे में देखें तो देखिए हर एक जगह पे यानी ये एक दूसरे से चिपका हुआ है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने बार ये है ना एक दूसरे से यानी चिपका हुआ है, यानी काट रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। इसीलिए इनके हल जो होते हैं क्या होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल या अनेक हल, इसी को क्या कहते हैं, अनेक हल, या इसी को हम क्या कहते हैं, अनंत हल। क्या कहते हैं, अनंत हल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बार बार जो हम आपको लिख के समझा रहे हैं ऐसा आपको भी करना है, क्योंकि जब आप बार बार लिखेंगे तो वो आपके जहन में, आपके दिमाग में छप जाएगा और आप क्वेश्चन देखोगे और तुरंत बताओगे। अभी जैसे हम इस सवाल को हम पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं, आपके जहन में तुरंत यानी आ रहा होगा कि इसका हल क्या होगा, यहाँ पे हल है लिखा हुआ, यहाँ पे हल लिखा हुआ। ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये क्या होगा, आश्रित, यानी इसका आंसर जो होगा आश्रित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। याद रखेंगे इसका हल आश्रित हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला अगर हम सवाल देखें, ठीक है, सवाल देखिए क्या कर रहा है, क्या हुआ इस स्लाइड को, एक मिनट, तब तक इस सवाल को आप बनाइए, हम थोड़ा सा चेक करते हैं, बनाइए इस सवाल को। चलिए, सवाल को आप पढ़ चुके होंगे, शायद आप बना भी लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम भी बनाते हैं इनको और समझाने का प्रयास करते हैं। कहता है युगपत समीकरण अविरोधी कहलाते हैं, है ना, यानी युगपत या समीकरण जो है ये अविरोधी यानी कहलाते हैं यदि उनके निरूपण करने वाली रेखाएं अब प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो, संपाती हो, या प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों हो। अविरोधी, देखिए अविरोधी, अविरोधी का मतलब क्या है, अगर विरोध करेगा तो दोनों अलग रहेगा। अविरोधी का मतलब है कि दोनों एक साथ आएगा, या तो एक बार टच करे या बार बार टच करे। अविरोधी का मतलब यही हुआ। अविरोधी का मतलब है विरोध नहीं करने वाला, जो विरोध नहीं करता तो एक दूसरे को एक बार यानी कट करता है या फिर एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अविरोधी के बारे में बात कर रहा है, अविरोधी। तो इनके लिए आपको ऐसा बताएं कहीं ना कहीं एक जगह पे काटेगा, जिसको हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बताएं कि एक दूसरे के ऊपर होगा, एक दूसरे के ऊपर दूसरा यानी लाइन होगा, एक दूसरे के ऊपर जब दूसरा लाइन होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भी यानी और क्या, ये क्या होता है, इसको हम संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। ठीक है, और ये विरोध नहीं कर रहा है इसलिए एक दूसरे के ऊपर है, ये एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्रतिच्छेदी या संपाती, या ऑप्शन आपका ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर देखेंगे यहाँ पे 10। सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है, युगपत समीकरण विरोधी कहलाते हैं यदि उन्हें निरूपित करने वाली रेखाएं, है ना,
यानी प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो, संपाती हो, है ना, प्रतिच्छेदी या संपाती हो। अब देखिए और यानी विरोधी के बारे में बात कर रहा है, तो विरोधी का मतलब है जो एक दूसरे से खफा रहता है, एक दूसरे से अलग रहता है, एक साथ नहीं आ सकता। जब ऐसा होगा तो वो हमारा समांतर रेखा होता है। क्या होता है? समांतर रेखा होता है। और समांतर रेखा को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है विरोधी रेखा। क्या है? विरोधी रेखा। क्या है? विरोधी रेखा है। और ये जो होते हैं असंगत होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ है ही नहीं, इसके संग में है ही नहीं। जब संग में नहीं है तो इसीलिए इसको असंगत कहते हैं। इसका जो अनुपात होता है A1/A2 ये बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। और इनके जो हल होते हैं कोई हल नहीं। क्या होते हैं? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होते हैं इनका, याद रखेंगे। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? समांतर दिया है। तो देखिए किस ऑप्शन में है समांतर हो, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, समांतर, यानी ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, समांतर। समांतर रेखा जो होती है वो विरोधी रेखा भी कहलाती है, याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 11 देखिए क्या कहता है। 11 कह रहे हैं यहाँ पे कि युगपत समीकरण आश्रित कहलाते हैं। आश्रित के बारे में जब भी बात करेंगे, इसका मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। देखिए एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं। और जो संपाती रेखा होता है उसी को हम लोग कहते हैं आश्रित रेखा। क्या कहते हैं? आश्रित रेखा कहते हैं। ठीक है। और ये संगत रेखा भी कहलाता है, याद रखेंगे। इनका अनुपात देखेंगे तो तीनों आपस में बराबर होता है, A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2। ठीक है। और इनके जो हल होते हैं क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। तो क्या दिया है? संपाती। तो देखिएगा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखेंगे आपका आंसर सी हो जाएगा, संपाती रेखा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर यहाँ पे दिया गया है 12। अब देखिए सवाल यहाँ से जो होगा, एक या दो हम कॉन्सेप्ट पे आपके लिए लेके आए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम समीकरण निकाय को लिख लेते हैं। समीकरण निकाय क्या है? 4x है ना प्लस ky और बराबर में 6। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण निकाय क्या दिया हुआ है? दूसरा है यहाँ पे, यानी 2x माइनस 4y और बराबर में 3। ठीक है। अब आगे जब पढ़ोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनगिनत हल, यहाँ पे हल है। ठीक है, अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल के लिए आपको हम बताए थे कि इसका जो अनुपात होता है, अनगिनत हल का अनुपात होता है A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2। ठीक है, A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2। अब ये A1 है ना, B1 C1 क्या है? तो देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं x के साथ, चलिए इसको हम बता ही देते हैं, पहले हम इसको समझा देते हैं। ठीक है, इसको हम समझा देते हैं। देखिए ये जो है आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर में 0, इसका ये समीकरण है। नीचे वाला अगर देखें तो ये किसका है? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0, इसका है। अब देखिए x है और a की जगह पे 4 है। देखिए b है ना, b की जगह पे k है, y की जगह पे y है, और C1 की जगह पे यहाँ पे दिया है 6। C1 की जगह पे क्या दिया है? 6 दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से A2 की जगह पे 2 है, b है ना, B2 की जगह पे -4 है, और C की जगह पे यानी C2 की जगह पे क्या है? 3 है। ठीक है, अब देखिए A1 की जगह पे हम क्या रखेंगे? तो A1 की जगह पे जो हम लोग रखने वाले हैं वो क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, A1 की जगह पे रखेंगे हम लोग 4। देखिए A1 की जगह पे क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। उसके बाद देखेंगे A2 की जगह पे क्या है? 2, तो 2 रख दीजिए बराबर में। B1 की जगह पे क्या है? यहाँ देखिए B1 की जगह पे है K, तो आप K रख दीजिए, यानी K। उसके बाद देखिए B2 की जगह पे क्या है? तो B2 की जगह पे -4 है, आप -4 रख दीजिए। ठीक है, और अनगिनत हल है तो आप किसी 2 को ही लीजिए, है ना, 2 को ही लेके आप हल कर सकते हैं, आगे आप ना भी लें कोई दिक्कत नहीं। पहले हम इन दोनों में रिलेशन को हम दिखाकर हम आंसर निकाल के दिखाते हैं। देखिए 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में लग जाएगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, तो इधर रह गया 2 और बराबर में रह गया आपको k बटे माइनस, ठीक है, 4। अब ये गुना में, ये सॉरी भाग में, अब भाग वाली संख्या को जब हम इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा गुना। क्या हो जाएगा? गुना। इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2 गुना -4 बराबर में k, यानी 4 दूना 8 -8, यानी k का वैल्यू कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में -8 है? ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी आपका सही हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे ये बोले थे या तो आप इन दोनों के बीच रिलेशन दिखा दीजिए या फिर आप इन दोनों के बीच भी रिलेशन दिखा सकते हैं। यहाँ से अगर हम लेके चलते तो C1 का वैल्यू 6 था और C2 का वैल्यू आपका 3 था, और इन दोनों के बीच अगर रिलेशन देखें हम लोग तो देखिए क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ से भी देखें तो k/-4, k/-4 और बराबर में 6/3, और 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में लग जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा -4 × 2 यानी k बराबर -8। तो है ना, किसी भी तरीके से आप बनाएंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हम लोग बढ़ेंगे 13 पे। चलिए 13 नंबर के सवाल को बनाइए, आप लोग बनाइए, 1 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम बनाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। चलिए बनाते हैं, आप इसको समझते हैं, प्रयास करते हैं बनाने की। और चलिए सवाल देखिए, हम समीकरण निकाय को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहले देखिए 2x प्लस में 3y और बराबर में दे रखा है 5, और दूसरा समीकरण अगर देखें हम लोग तो दूसरा समीकरण दे रखा है 4x प्लस ky और बराबर में 10। ठीक है, अब आगे जब पढ़ेंगे तो कह रहा है कि अनंत हल, यहाँ पे हल है, अनंत हल होंगे तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनंत हल के लिए आपको बताया है कि a1/a2 और बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये हो गया c1, ये हो गया c2, तो यहाँ 2/4 हो जाएगा। बराबर में देखेंगे तो 3/k हो जाएगा, बराबर में देखेंगे तो 10/5 हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा। इसमें से किसी 2 नंबर को ले लीजिए और वहां से आप हल कर लीजिए, किसी 2 को ले लेंगे। तो हम यहाँ पे ये दोनों को ले रहे हैं, आप इस साइड भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2/4 और बराबर में हो जाएगा 3/k। अब अगर हम इसमें डिवाइड करें, 2 × 2 और 2 दूना 4। अब देखिए इस k को 1 से गुना करेंगे, यानी 1 को k से गुना कीजिए तो k होगा, और इस 2 को 3 से गुना कीजिए तो 6 होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, k बराबर 6, यानी 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल फिर देखेंगे, सवाल देखिए क्या कर रहा है, हम समीकरण निकाय को यहाँ पहले लिखेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। x + 2y बराबर में 3, और दूसरा जो समीकरण दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है आपको 5k प्लस में k 5x प्लस में ky और बराबर में 15। ठीक है, ध्यान देंगे। अब आगे जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे तो कहता है कि अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल के लिए हम जानते हैं कि a1 यानी इसका तीनों बराबर होता है, a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2, ये तीनों इसका आपस में बराबर होता है। अब देखिए a1 की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। 1 नीचे में क्या है 5, बराबर में देखेंगे 2, और 2 में क्या है k, तो k डाल दीजिए। ठीक है, 2/k। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तीसरा में क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि c का वैल्यू है आपको 3 और c2 का वैल्यू है 15। ठीक है, अब यहाँ से हम किसी 2 नंबर को लेते हैं। चलिए इस बार हम इस साइड वाले को लेकर दिखाते हैं, ये दिखाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जो सवाल मेरा बनेगा 2/k बराबर में 3/15। ठीक है, अब देखिए 3 इकाई 3 और 3×5 15, 3×5 15। अब देखिए k को अगर 1 से गुना किया जाए तो k होगा, और 5 को 2 से गुना किया जाए तो 10 होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 10 दिया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 10 है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है, सवाल नंबर 15 कह रहा है कि a का मान है ना, जिसके लिए समीकरण निकाय क्या है, 10x + 5y बराबर में a के बाद यहाँ देखेंगे -5 भी दिया है तो -5। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरा दिया हुआ है यहाँ से कह रहा है कि 20x + 10y, और यहाँ पे माइनस में क्या दिया हुआ है, माइनस में a दिया हुआ है बराबर में 0। अगर हम इस a को उस साइड भेज दें तो क्या वो ये माइनस में इस साइड जाने के बाद प्लस नहीं होगा, बिल्कुल प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए हम इसको हम लिख रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 20x + में 10y, इस a को उस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाता है माइनस के बाद
उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे तो अनंत हल होंगे, क्या होंगे, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए तीनों बराबर होता है, यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 20 बटे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हो जाएगा आपको 20, यानी 10 बटे 20 हो जाएगा, 10 बटे 20, ठीक है। ऊपर में 10, नीचे वाले में 20, ऊपर वाले में क्या है 5 और नीचे वाले में क्या है 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब सी के पास जाते हैं, यानी सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू है a-5 और नीचे में अगर देखेंगे तो केवल a। अब इसमें आप किसी यानी 2 नंबर के साथ जाएंगे, हम इन दोनों के साथ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 बटे 10 और बराबर में a-5 बटे में a। अब देखिए 5 इकाई 5 और 5 दूना 10। अब देखिए एक को a से गुना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके नीचे वाले को यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से, इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से, इस तरह से यानी मल्टीप्लाई किया जाता है। a गुना 1 करेंगे तो a ही होगा, और 2 को a से गुना करेंगे तो 2a, बीच में माइनस से माइनस लगा दीजिए, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस में इस साइड अगर बराबर के इस साइड लाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 2a पहले से है और इस a को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस साइड प्लस में, उधर जाने के बाद माइनस हो जाता है। 10, 2a में से 1a, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1a, 2 में से 1 को घटा देते हैं तो हमको 1 ही बचेगा जो कि a रहेगा। अब देखिए a बराबर आ गया 10, किस ऑप्शन में 10 है, तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे आपका 10 है। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 15 भी बना लिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 16, बहुत ही आसान सवाल को पढ़ेंगे समझेंगे फिर हम लोग बनाएंगे। पहले ये समीकरण निकाल लिख लेते हैं, x + 2y और बराबर में 5। दूसरा क्या है, अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा दिया हुआ है मेरे पास ax + a - by और बराबर में 10, ठीक है। अब देखिए आगे जब हम सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है यहाँ पे कि अनंत हल है, अनंत हल है, ठीक है। तो अनंत हल है तो चलिए समीकरण निकाल को भी हम लोग हल कर लेते हैं। अनंत हल का मतलब होता है कि तीनों आपस में बराबर होगा, यानी इसका जो अनुपात होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो a1 की जगह पे क्या है 1, a2 की जगह पे क्या है a, b1 की जगह पे क्या है 2, b2 की जगह पे क्या है a-b और c1 की जगह पे क्या है 5, c2 की जगह पे क्या है 10। हम किसी 2 ही नंबर के साथ जाएंगे, तो हम इन 2 नंबर के साथ चल रहे हैं। आप इन 2 नंबर के भी साथ जा सकते हैं, इसमें कोई है ना अंतर नहीं है, दोनों सेम ही आंसर आएगा। देखिए ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना करते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम a को अगर 2 से गुना करें तो 2a हो जाएगा, इस 1 को a से गुना करेंगे तो a ही होगा, बीच में माइनस है माइनस लगा दीजिए, इस 1 को b से गुना करेंगे तो b ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 2a है, इधर इस a को इस साइड लाएंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में a हो जाएगा, ये b माइनस में इस साइड आएगा तो b प्लस हो जाएगा बराबर में 0। अब बताइए 2a में से एक a अगर आप निकाल दें तो बचेगा केवल और केवल a और प्लस b बराबर में 0। तो देखिए a + b = 0 किस ऑप्शन में है, a + b = 0, तो ऑप्शन नंबर आपका a सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग यानी 17 नंबर के सवाल पे। 17 नंबर का सवाल क्या है, तो कह रहा है कि रेखिक समीकरण का घात होगा, ठीक है, घात। तो हम आपको शुरुआत में ही बताए थे कि रेखिक का मतलब होता है, रेखिक का मतलब ही होता है एक, इसका मतलब होता है एक, क्या होता है एक। तो किसी भी चर के ऊपर है ना एक पावर होता है तो उसी को रेखिक समीकरण कहते हैं। ऐसे लिखें या ये ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, इसके ऊपर कुछ नहीं है पावर, तो एक हमेशा लगा रहता है, इसीलिए इसको रेखिक कहा जाता है। रेखिक का मतलब ही होता है एक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18 देखिए, सवाल कर रहा है कि यदि समीकरण x - 2y बराबर में 3 तथा 3x + ky बराबर में 1 का एक अद्वितीय हल है तो होगा। अब देखिए अद्वितीय हल के बारे में बताया, जब अद्वितीय हल के बारे में कहा जाए तो अद्वितीय हल का अनुपात बताएं आपको a1/a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। चलिए इसी यानी कॉन्सेप्ट में हम इसको बनाते हैं। a1 की जगह पे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो देखिए
A1 की जगह पे हो जाएगा 1, A2 की जगह पे हो जाएगा 3। ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1 और B2 के। तो B1 की जगह पे 2 है माइनस में तो लगा देंगे, और B2 की जगह पे क्या है, K। अब इसको गुना कीजिए, 1 को K से गुना करेंगे तो K ही होगा, और ये बराबर नहीं होना चाहिए, 3 को 2 से गुना कीजिए तो -6 के। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है -6, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सही कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कहने का मतलब बी, यानी -6 है ना। के बराबर नहीं होगा -6 के, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, माइनस है ना 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 19। और सवाल नंबर 19 क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस मान के लिए ax - y बराबर में 2 और 6x - 2y बराबर में 3 एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के बारे में जब भी बात करेगा तो हम जानते हैं कि ये a1 बाय a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाय b2 के। तो a1 का मान क्या है, कुछ नहीं, तो a। b1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू है 6। उसके बाद देखिए ये बराबर नहीं होना चाहिए है ना b1 बाय b2 के। b1 की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपका 1 है तो -1, और b2 का वैल्यू क्या है -2। देखिए माइनस माइनस कट गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो 2 गुना a, तो 2a ये बराबर नहीं होगा किसके, 6 गुना 1 के। ठीक है, आगे देखिए इसी को हम कह सकते हैं, a को रहने दीजिए, अगर 2 को उस साइड भेजते हैं तो 6 में यानी भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगेगा, तो a बराबर नहीं होना चाहिए किनके, यानी 3 के। तो देखिए किस ऑप्शन में a नहीं बराबर होगा किसके, 3 के। तो ऑप्शन नंबर आप ए देखेंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी a डज नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कर रहा है, कह रहा है कि समीकरण युग्म यानी x + 2y और प्लस में 5 बराबर में 0 और माइनस में 3x प्लस है ना, यहाँ पे प्लस ही ले लीजिए, प्लस है, प्लस में 6y और +1 बराबर में 0, ठीक है, के हल होंगे। इनके हल पूछ रहे हैं कि कितने हल होंगे। चलिए आइए हम इसको अनुपात पे रख के देख लेते हैं। यहाँ देखिए a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। देखते हैं है ना, ये किनके यानी बराबर है या नहीं। देखिए यहाँ पे a1 की जगह पे देखेंगे तो 1 है, और a2 की जगह पे -3 है। उसके बाद देखेंगे b1 की जगह पे कितना है, 2 है, और b2 की जगह पे क्या है, 6। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में, इसका मतलब ये बराबर होगा ही नहीं, कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में। इसको अगर आप यहाँ से काट भी देना तो फिर भी ये बराबर नहीं होगा। हम नहीं कर सकते ये आपस में बराबर है, 1/-3 ये बराबर नहीं होगा 1/3 के, क्योंकि एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, और पहला ही दूसरा के बराबर नहीं है, यानी a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के। और जब ऐसा होता था तो इसी को हम लोग अद्वितीय हल कहते थे। क्या कहते थे, अद्वितीय हल कहते थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यानी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग 20 सवालों को कर चुके हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो कितना लंबा और छोटा है। अगर कॉन्सेप्ट के साथ अगर सवालों को आप करने के लिए सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा ही आगे के यानी और सारी यानी चैप्टर के सवाल लेके आएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाने के प्रयास करेंगे। तो आप लोग रेगुलर यानी वीडियो को देखते रहें, शुरू से अंत तक देखें। चलिए उम्मीद करते हैं कि जितना इसमें हम बताएं आप समझे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।